हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा पेंडिंग डेफर्ड टैक्स के बारे में रिवीजन था वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था आपका ये। ठीक है, डीटीए डीटीएल के बारे में डिस्कस कर लिया था, एग्जांपल्स भी कर लिए थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफर्ड टैक्स इन सम स्पेशल केसेस। तो क्या होगा सम स्पेशल केसेस में? अगर हम इन्वेस्टमेंट है हमारा सब्सी में, एसोसिएट में, जॉइंट वेंचर में। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी है तो कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपको याद हो, इंडेक्स 109 है ना, तो 109 भी एक तरीके से 109 में क्या था कि फेयर वैल्यू, जो भी फेयर वैल्यू है ना, उस पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये है क्या, ये बेसिकली आपकी क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, सॉरी फाइनेंशियल एसेट्स है। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो भी आपका शेयर में प्रॉफिट और लॉस सब्सी है वो आ जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी इसकी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्लस और माइनस शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सी जॉइंट वेंचर, ऐसे आएगा। टैक्स बेस क्या रहेगा? इनकम टैक्स भाई कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, मतलब जो भी आप कैरिंग अमाउंट, जो भी आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया वो कॉस्ट आएगी, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा वो कॉस्ट। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी नो डिटेल, इस केस में क्या होता है, कोई डिटेल नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप उसका रिवर्सल जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पेरेंट कंपनी क्या कर सकती है, वो रिवर्सल के टाइमिंग को डिफरेंस कर सकती है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपकी सब्सी कंपनी है लेकिन 100% स्टेक नहीं है, सिर्फ 50% स्टेक है। अगर 50% स्टेक है तो इस केस में क्योंकि आपके पास पूरा राइट नहीं है तो आप रिवर्सल को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, आप डीटीए बना सकते हो। ठीक है, डीटीए डिटेल बना सकते हो। ठीक है, तो ये है एसेट्स टेकन ऑन लीज। अगर आपने एसेट लीज पे ली हुई है तो क्या, तो कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? नेट ऑफ आर यू एसेट्स एंड लीज लायबिलिटी बैलेंस इन बुक्स, जो भी पड़ा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आर यू एसेट बैलेंस शीट डेट माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन बैलेंस शीट डेट, तो नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, है ना। और टैक्स बेस क्या होगा? नील होगा। क्यों? क्योंकि लीज को भाई वो आर यू एसेट्स और लीज लायबिलिटी मानती ही नहीं है। वो तो कहती है मुझे इससे क्या नहीं है ना, आर यू एसेट्स। आप लीज पेमेंट कर रहे हो, उसको डिडक्शन ले लो बस, जो लीज पेमेंट कर रहे हो उसका डिडक्शन ले लो, सिंपल। ठीक है, तो नील सिंस लीज रेंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन ऑफ पेमेंट विच इज इनकम टैक्स। मुझे लीड रेंट से लेना देना, मुझे इससे लेना देना नहीं है, तो हमेशा टैक्स बेस क्या रहेगा, इसका नील रहेगा। ठीक है, नेट करके दिखा दें तो अल्टीमेटली जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम नेट एसेट्स एक्वायर करते हैं ना, तो सबको नेट करके दिखाते हैं, इसलिए इसमें भी हम लोग नेट करके दिखाते हैं। आर यू एसेट्स माइनस जो भी उसकी वैल्यू चल रही है और क्लोजिंग बैलेंस किसका, बैलेंस शीट लीज लायबिलिटी का। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में कैरिंग अमाउंट नील होगी। टैक्स बेस क्या होगा? शेयर बेस्ड पेमेंट है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पी एंडल होता है ना बुक्स में। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी तो क्रिएट होती नहीं है, इक्विटी में जाता है, अगर रिजर्व भी जाता है आपका, इक्विटी में जाता है आपका एस रिजर्व। ठीक है, तो कोई लाइबिलिटी और एसेट्स तो क्रिएट होती नहीं है, तो इसलिए टैक्स इसका जो बेस होगा कैरिंग वैल्यू नील होगी। लेकिन टैक्स बेस में क्या कहता है, टैक्स बेस में कहता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो आप क्या करोगे, वो आप रिकोगनाइज करोगे। ठीक है, दिल डेटा बेस्ड ऑन इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन, डेट बेस्ड ऑन इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो वो आप कैलकुलेट करोगे, वो आप पेबल दिखाओगे ना, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल है तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेबल बनेगा। तो एस बी पी ट्रांजेक्शन कंसिडर एसेट्स एंड ऑलवेज डी टी विल बी रिकॉग्नाइज एस बी पी ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्योंकि एस बी पी जो ट्रांजेक्शन है वो क्या माने जाते हैं, आपके एसेट माने जाते हैं। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माने जाते हैं, एसेट माने जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, एस बी पी आपका डी टी बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो रिडक्शन क्लेम होगा वो फ्यूचर में पेड बेसिस पर होगा। तो टीटी आप क्या करोगे, टैक्स सेव करोगे फ्यूचर में। अब बिकॉज आप टैक्स सेव करोगे फ्यूचर में तो आपका क्या बन जाएगा, डीटी बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ, एसेट लायबिलिटी रिलेटिंग टू एनी एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल नॉट अलाउड इनकम टैक्स और एनी इनकम नॉट टैक्सेबल इनकम टैक्स। ठीक है, कोई भी एसेट लायबिलिटी, कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड वो डिडक्टेबल अलाउड नहीं होगी इनकम टैक्स और एनी इनकम में, ना तो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी ये। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एक्सपेंस जो कि आपके इनकम टैक्स में जिसकी डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं, होते हैं परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं ऐसी चीज़ को, परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सपेंस जो कि इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है, डिडक्ट ही नहीं कर सकते आप, तो ऐसे इनकम को आप डिडक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी इनकम पे कभी भी डिटेल नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, टैक्स बेस को हम मानेंगे एक कैरिंग अमाउंट के बराबर है और वो जीरो हो जाएगा, इसका आंसर जो भी डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, आपने चैरिटेबल डोनेशन किया रिकॉग्नाइज ट्रस्ट को, तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। आपने अगर पेनल्टी दी है तो डिसअलाउ हो जाएगी। आपने इनकम टैक्स डिमांड पे की है वो डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, फिर है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एज पर कंपनी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जो भी कैरी फॉरवर्ड करते हो क्योंकि फ्यूचर में आप उसको क्या करोगे, एडजस्ट करके टैक्स सेव करोगे, तो डीटीए बनेगा।
है ना। मैट क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज ऑन डेफर्ड टैक्स एसेट्स। मैट क्रेडिट आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, आप अपना जो भी इनकम टैक्स पेबल होगा उसमें से एडजस्ट कर सकते हो, तो इसलिए वो डीटीए बनेगा। ठीक है, मैट क्रेडिट डीटीए कहलाएगा डायरेक्टली। ऐसे लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपको नेट एसेट्स मिली है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नेट एसेट्स निकालोगे कैलकुलेट करके। ठीक है, जो फेयर वैल्यू होगी वो आपकी ट्रीट की जाएगी कैरिंग वैल्यू, और जो आपका कैरिंग अमाउंट है, जो भी ओल्ड कैरिंग अमाउंट है उस पर्टिकुलर एक्वायरी का, जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, उसकी जो एसेट है, ठीक है, उसकी जो कैरिंग वैल्यू है, वो हम लोग क्या मानेंगे, टैक्स बेस, क्योंकि वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड है। ठीक है, उसको क्या मान लेंगे हम, टैक्स बेस मान लेंगे। और अगर, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि भाई हमारा जो है फेयर वैल्यू ज़्यादा हो रही है टैक्स बेस से, ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई हम इतना अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट इतना अलाउ कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि हम लोग कर रहे हैं 100 रुपये अलाउ, लेकिन फेयर वैल्यू उसकी 80 रुपये, सॉरी 150 रुपये आ रही है, 150 रुपये फेयर वैल्यू आ रही है, हम तो इतना कर रहे हैं, 50 रुपये तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे। जब अलाउ ही नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, डिटेल बनेगा, डिसअलाउ हो जाएगा ना। ठीक है, हम कह रहे हैं हम 100 रुपये अलाउ करेंगे डिडक्शन के फ्यूचर में इस एसेट्स के, वो कह रहे हैं नहीं 150, हम कह रहे हैं 100 रुपये, तो 50 रुपये हम अलाउ ही नहीं करेंगे, डिसअलाउ करेंगे, तो इस पर इनकम टैक्स फ्यूचर में देना पड़ेगा, गैप में, डिफरेंस में। तो फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसका मतलब डिटेल बन जाएगा। ठीक है, इसे अगर फेयर वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये है, यहाँ पे आपकी फेयर वैल्यू कितनी है, 80 रुपये है। ठीक है, और टैक्स बेस 100 रुपये है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं नहीं हम 20 रुपये का एक्स्ट्रा देने को तैयार तो हैं आपको डिडक्शन फ्यूचर में, तो क्या बनेगा, डीटीए बनेगा, फ्यूचर में ज़्यादा सेव होगा, डीटीए बनेगा, तो ऐसे डीटीए बन गया। ठीक है, डीटीए डिटेल विल बी रिकॉग्नाइज थ्रू गुडविल और कैपिटलिज्म ऑन एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। डीटीए डिटेल कैसे रिकॉग्नाइज होगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, और एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर बिजनेस कॉम्बिनेशन। मान लीजिए आपका डीटीए डिटेल आता है, आप एंट्री पास करते हैं, ठीक है, नेट एसेट्स की जो भी एंट्री होती है वो पास करते हैं, और डीटीए तो डेबिट करते हैं, डिटेल तो क्रेडिट करते हैं, फिर जो बैलेंस शीट फिगर बच जाएगी वो गुडविल में चली जाती है। अगर डेबिट आ रहा है तो गुडविल जाएगी, अगर क्रेडिट आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व चली जाएगी। ठीक है, डीटीए डिटेल विल नॉट बी क्रेडिटेड ऑन गुडविल अराइजेस इन बिजनेस कॉम्बिनेशन से विल मेक सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट नहीं की जाएगी, गुडविल पर डिटेल नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप एंट्री पास करते हो तो बैलेंसिंग फिगर लेते हो, लेकिन अगर बैलेंसिंग में फिर से डिटेल बनाने लगे, डिटेल कैलकुलेट करने लगे, ठीक है, तो फिर से वो गुडविल का अमाउंट कम हो जाएगा, और फिर से करने लगे तो फिर से कम हो जाएगा, तो इसलिए सर्कुलर रेफरेंस नहीं हो, इसलिए आप क्या करोगे, डीटीए डिटेल गुडविल पे नहीं बनाओगे। ठीक है, इन दिस केस टैक्स रेट फॉर कैलकुलेट डीटीए डिटेल विल बी रेट एप्लीकेबल टू एक्वायर एंट्री। जिसको भी आप एक्वायरी, मतलब जिसको भी आप एक्वायर कर रहे हो, उसकी जो टैक्स रेट है वो अप्लाई होगी, क्योंकि उसी के तो नेट एसेट्स है भाई, उसी के तो नेट एसेट्स हैं। ठीक है, इफ टैक्स बेस इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन द क्वेश्चन, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी विल बी कंसिडर्ड टैक्स बेस। अगर टैक्स बेस नहीं दिया हुआ है तो जो भी उसका एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है वो आप ले लोगे टैक्स बेस के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाता है। अदर पॉइंट्स क्या हैं, एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज डीटीए ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट देयर वुड बी सफाइस टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। ठीक है, अगर सफाइस टैक्सेबल प्रॉफिट है, आप एंटिसिपेट करते हो, तब जाके आप डीटीए क्या करोगे, क्रिएट करोगे, अदरवाइज क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ एंटिटी एंटिसिपेट लॉस इन द फ्यूचर, डीटीए इज रिकॉग्नाइज फॉलोइंग अमाउंट। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करोगे, आप क्या करोगे, लोअर ऑफ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है, और प्रॉफिट दैट कैन बी जनरेटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी जनरेट करके, ठीक है, और जो भी कॉस्ट आ रही है उसको माइनस करके, तो भाई फिर आप रिवर्स कर दोगे। ठीक है, आप डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे डीटी कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, और अगर सेकंड प्रायोरिटी अगर नहीं हो पाता ऐसा, तो रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ डीटीडी इन फ्यूचर ईयर्स और रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ एनी टीडी इन द फ्यूचर ईयर। तो अगर आपका डीटीडी जो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है फ्यूचर ईयर्स में, या फिर आपका कोई भी टीटीडी का रिवर्सल है फ्यूचर ईयर में, तो वो देख लोगे। ठीक है, टैक्स रिकंसिलिएशन डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टैक्स रिकंसिलिएशन एब्सोल्यूट नंबर, रिकंसिलिएशन बिटवीन टैक्स एक्सपेंस, ये आप डिस्क्लोजर है, ये डिस्क्लोजर जरूरी है। ठीक है, टैक्स रिकंसिलिएशन करवाओगे, टैक्स एक्सपेंस और टैक्स ऑन पीबीटी एज पर बुक्स। ठीक है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बन रहा है और आपके इनकम टैक्स का टैक्स कितना बन रहा है, तो उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, तो पीबीटी एज पर बुक्स आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा एप्लीकेबल टैक्सेस, पीबीटी एज पर बुक्स और टैक्स रेट। ठीक है, टैक्स ऑन आइटम नॉट डिडक्टेबल नॉट अलाउड इनकम टैक्स, ठीक है, जो कि डिडक्टेबल नहीं थे वो आप ऐड कर दोगे इसमें, टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा आपका, ऐड बैक कर दोगे।
ठीक है, क्योंकि वही तो बुक्स के अकॉर्डिंग सही है। बुक्स के अकॉर्डिंग तो हमारा डिडक्शन है ना, आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल है, दैट्स अ सेपरेट इशू। तो हमारा टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। टैक्स रेट रिकन्सिलेशन रिकन्सिलेशन बिटवीन एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट एंड एप्लीकेबल। एप्लीकेबल टैक्स रेट जो भी आएगी 30% की हो जाएगी। और टैक्स ऑन आइटम नॉट डिडक्टेबल नॉट ऑन इनकम टैक्स डिवाइड बाय पीबीटी एज पर बुक्स इंटू 100, सो एवरेज इफेक्टिव टैक्स आ जाएगी। जो भी नॉन डिडक्टेबल आइटम्स हैं, अगर वो मैं उसकी रेट हटा दूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगी मेरी रेट, टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगी। ऑफसेटिंग के बारे में लिखा हुआ है, ऑफसेटिंग ऑफ करंट टैक्स एक्सेस और करंट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, और ऑफसेटिंग ऑफ डेफर्ड टैक्सेस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओनली इफ एंटिटी हैज अ लीगल एनफोर्सेबल राइट टू सेट ऑफ द रेस्पेक्टिव टैक्स एसेट्स लायबिलिटी। मतलब दोनों एसेट्स और लायबिलिटी को सेट ऑफ करने का लीगल राइट है, कुछ टैक्स अथॉरिटी है वो परमिट करती है, तो ही करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे उसको, तो ही करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका इंड AS 12 टैक्स एक्सपेंसेस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।